जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने जिस चैप्टर को लेके हाजिर हुआ हूँ ना, उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नीट, जेईई, आईआईटी, एमडीकैट, फंगैट और इसके अलावा केमिस्ट्री पोस्ट के कई ऐसे एग्जाम जाते हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री पोर्शन में से जिस चैप्टर को वो हाईलाइट करता है या जिस चैप्टर में से कई क्वेश्चंस पूछ के जाते हैं, वो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपको समझ आ गई है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। इस चैप्टर को ना, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एटम की पुरानी हिस्ट्री क्या है, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बात की, क्यों, कौन सी बात की, और उसके बाद वक्तन फवक्तन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती है। फिर मैं ना आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरीज, इनकी प्रॉपर्टीज और ईच एंड एवरीथिंग मैं इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ना। इसके बाद सेकंड लेक्चर अपलोड करूंगा। उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉडल सिखाऊंगा, बोहर मॉडल सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को एक्सरे सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को प्लैंक्स की थ्योरी सिखाऊंगा। मैंने आप लोगों को सिखाना है मोज़ले लॉ सिखाना है, मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर सिखाना है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर सिखाना है, एटॉमिक मैथ सिखाना है, मैथ नंबर सिखाना है, और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी सिखानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखानी है और कई बातें सिखानी है। ये सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आज ना उसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि एटम का बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, उनकी डिस्कवरीज क्या है। दिस इज द वेरी वेरी बिग फर्स्ट लेक्चर। दिस ये आगाज है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सबसे पहले आगाज है। आगाज को सीखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीक फिलोसफर। शुरू जमाने में लोगों का यही ख्याल था कि जो मैटर होता है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज, बच्चों आप लोगों से ना गर्ज है, आप लोग ना रजिस्टर और कॉपी और पेंसिल लेके बैठे ताकि आप लोग ना कई चीजें आपको मिलने वाली वो आप लोगों ने नोट करनी है ताकि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को ना एक लेक्चर के अंदर मतलब चीजों को समराइज करके सिखाना है। चलो सीखते हैं। एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे हमारा ये घर है, लेट्स सपोज ये जो घर है, घर किस चीज से मिलकर बनता है? घर बनता है ईंटों से, या मतलब उसके अंदर गारा जो लगाते हैं या सीमेंट वगैरह लगाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ईंटें जोड़ेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली घर बनेगा, ये कमरा रूम बन जाएगा। इसी तरह ना जो मैटर होता है वो मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है। ये सबसे पहले पुराने जमाने में लोग सोचा करते थे। बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स ने, यूनानी मुफक्कर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सबसे पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मैटर आपका छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। फिर लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा, अगर मैटर छोटी चीजों से मिलकर बना है तो क्यों ना अगर हम मैटर को पकड़ के तोड़ते जाएं तो हम इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर आपका मैटर बना है उस तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम अपनी बातों का आगाज करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जब आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे तो आप ना कुछ बेसिक यूनिट पे पहुंच जाओगे। इसको मैं बोलूंगा दिस इज द बेसिक यूनिट। आप एक बेसिक यूनिट पे पहुंचोगे। ये सबसे पहले कहा था ग्रीक फिलोसोफर्स ने। उसके बाद ना सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में बात की वो उसका नाम है डेमोक्रेटस। क्या नाम उसका? डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस वो वह साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले किसके बारे में बात की? एटम के ऊपर बात करने वाला डेमोक्रेटस था। डेमोक्रेटस फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर था, टोल्ड अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ एटम। उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये जो बेसिक पार्टिकल्स है ना, चूंकि इनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते तो यही हमारा एटम होगा। उसने इसको एटमस का लफ्ज बोला। एटमस का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ना ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये एक ना ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बाद में हमने इसको एटम मॉडिफाई कर दिया और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये जो लफ्ज है ना मेरे पास एटम, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक लफ्ज होता है ए और दूसरा वर्ड होता है टर्म या टमी। ए मतलब होता है नॉट और टर्म मींस टू कट। इसका मतलब ऐसी चीज जिसको हम मजीद काट नहीं सकते, यानी वो सबसे छोटी चीज, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं एटम। अब इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजों को इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हमने जोड़ा, ऐसा ऐसा हम उसको जोड़ेंगे तो हमारे पास मैटर बनेगा। ये सबसे पहले एटम के बारे में बात की थी डेमोक्रेटस। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि डेमोक्रेटस के पास ना इस चीज के बारे में कोई प्रूफ नहीं था। लोग मानते हैं साइंस, लोग मानते हैं साइंस को, लोग मानते हैं एक्सपेरिमेंट को, लोग मानते हैं प्रूफ को। ना हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट था, ना हमारे पास कोई साइंटिफिक लॉजिक थी, ना हमारे पास कोई प्रूफ था। तो इसलिए एटम, इसने क्या कहा था? एटम का इंडिविजुअल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ना वो काटे जा सकते हैं, ना वो डिवाइड हो सकते हैं,
नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। और इसके बाद ना तकरीबन 200 साल, ये 15 सेंचुरी की बात है, 15 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक या 18 सेंचुरी तक तकरीबन 200 साल किसी ने भी एटम के ऊपर बात नहीं की। अब एटम के ऊपर बात करने वाला ना इस डेमोक्रेटिस के बाद जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन ने 1803 के अंदर ना उसने कहा था एटम, उसने एटॉमिक थ्योरी बताई। जॉन डाल्टन के बारे में कुछ बातें सुनते जाए। जॉन डाल्टन का केमिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत अहम रोल है। एक तो बात ये, इसने ना डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसेस के बारे में इसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद ना जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताई, और हमने ना एटॉमिक थ्योरी का इसके अंदर मेजर फैक्टर है। जॉन डाल्टन की इस काम की वजह से हम इस काबिल हुए कि हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना स्टार्ट किया। जॉन डाल्टन की केमिस्ट्री के अंदर ना बहुत बहुत अहम रोल है। क्यों? क्योंकि इसने एटम की डिस्कवरी के ऊपर बात की और उसने एटॉमिक थ्योरी बनाई। अब इसने क्या कहा, इसने कहा लेट्स सपोज एक एटम है। एटम क्या होता है? एटम इज टाइनी, छोटा सा होता है, वो छोटा होता है, डेंस होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, और स्फीयर लाइक गोल होता है। ये इसने एटम के बारे में कहा। और ये केमिस्ट था, स्कूल टीचर था, एटॉमिक थ्योरी इसने बताई। एटॉमिक थ्योरी की जो पास्टरेट है वो ये लिखे, all elements are made up of atoms, सारे एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट? एलिमेंट का मतलब होता है, अगर मैं इस लफ्ज को बात करूं तो एलिमेंट का मतलब होगा, अगर दिस इज ऑक्सीजन O2, O2 का मतलब है इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, वो दोनों सेम है तो ये एलिमेंट होगा। ओके, अगर मैं बात करूं ना यहां पे लेट्स सपोज O3, ऑक्सीजन के तीन एटम है, सेम है तो ये एलिमेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा ना मैं और बात करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास S4, सल्फर के चार एटम इकट्ठे हैं तो ये एलिमेंट होगा। अच्छा, P4 की बात करें, P4, P8 की बात करें, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एटम से मिलकर बनते हैं। यही बात ना जॉन डाल्टन ने अपने पासवर्ड में लिखी। दूसरी बात, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर द सेम। अगर आप इनमें से अगर लेट्स सपोज P4 की बात करते हैं, चार एटम्स हैं, वो चारों सेम है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ये जॉन डाल्टन ने कहा। दूसरी बात, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स लेते हैं तो वो मुख्तलिफ होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, बिकॉज़ उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होता है और मास नंबर भी अलग होता है। इसी वजह से हम इसको बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसने ये भी कहा था केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्रिएट आते हैं और अलग-अलग हो जाते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं अलग-अलग होते हैं, फिर वो मिक्सचर की फॉर्म में जाते हैं, देन फिर वो कंबाइन होके आपके पास नया कंपाउंड बनता है या नई सब्सटेंस बनाते हैं। जॉन डाल्टन का पास्टुलेट था। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम सबसे पहले एलिमेंट्स से सेपरेट होते हैं, फिर वो आपस में यूनाइट करके डिफरेंट तरीके से कंपाउंड्स बनाते हैं या कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन देते हैं। इस बात को मैं आपको नए तरीके से समझाने जा रहा हूं, जॉन डाल्टन की बात समझते जाएगा। मेरे पास सबसे पहले नीचे लिखा होगा एटम्स ऑफ एलिमेंट ए, वो फर्स्ट वाली रेड कलर के मैंने एटम्स बनाया। फिर मैंने लिखा है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, फिर मैंने ना इन दोनों को मिक्स करके मैंने बना दिया मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी। फिर लास्ट में लिखा है कंपाउंड्स मेड बाय द एटम। देखें, सबसे पहले एलिमेंट से एटम्स अलग-अलग होंगे, फिर उन दोनों ने आपस में मिलकर मिक्सचर बनाना है, फिर उनकी कोलिजन होगी, देन फिर केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये काम बनेगा। एक बात हो, जॉन डाल्टन यही से ना जॉन डाल्टन के काम से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो ना इंट्रोड्यूस हो चुका था। एक तो एंटोनी लेवाइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, बाद में जोसेफ प्रूस्ट आया, उसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बता दिया। लेकिन ना वो दोनों के दोनों लॉ जॉन डाल्टन ने कहा कि वो यहाँ पे ओबे होते हैं। कैसे होते हैं वो भी सुनिए। अगर मैं इस रिएक्टेंट का और इस रिएक्टेंट का मतलब जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज बनानी है, अगर इन दोनों रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनते हैं तो अगर आप इन दोनों के मासेस को सम अप कर दें तो जो इसका मास होगा वो इन दोनों के मास के सम अप के इक्वल होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को हम तबाह नहीं कर सकते, मास को हम मतलब खुद से बना नहीं सकते। मास में ना वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा सकता है, लेकिन मास को हम तबाह नहीं कर सकते। मास इज कंजर्व्ड। टोटल मास आपका रिएक्टेंट का होगा तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात उसने कही थी कि इस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो फिक्स तादाद में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ये ऑक्सीजन के एटम से, ये हाइड्रोजन से। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। सो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ना, सो इस केस में जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है उसमें ना एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, सो एटम्स आपस में फिक्स तादाद में जुड़ते हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट तादाद के अंदर एटम्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। ये हम बात कर रहे हैं और यही तो वैसे लॉ है जो जॉन डाल्टन ने कहा था इन लॉज के बगैर हम एटम को एक्सप्लेन नहीं करते। सो दिस इज एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की कुछ खामियां किसने निकाली?
हर काम करने के बाद ना हर बंदा जो अच्छा काम करता है उसके बाद हमने उसे कीड़े भी निकाले, ताकि कीड़े निकालने की एक तो वजह होती है कि बाद उनको आदत होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि हम उसे नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अगर हम नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर तो कीड़े निकलना चाहिए। सो जॉन डाल्टन की लिमिटेशंस क्या है, खामियां क्या है, कीड़े कौन से निकाले। एटम्स आर इनडिविजिबल, इसने कहा था एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ना अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो इसके बाद हमने जो काम किया था, हमने इसके बाद ना हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर करवाए, हमने प्रोटॉन भी डिस्कवर करवाया, हमने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर करवाया। अगर एटम सबसे छोटा है तो फिर ये क्या चीज है, ये तो उससे भी छोटी है ना, तो फिर एटम तो डिवाइड हो गया। एटम इंडिविजिबल उसने कहा था, लेकिन एटम तो डिवाइड हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये बातें उसकी मतलब ये ठीक नहीं है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज के रिलेटेड अलग अलग बातें मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, एटम का सेम एलिमेंट आर द सेम। जब हमने आइसोटोप्स का कांसेप्ट डिस्कवर करवाया ना, तो हमें समझ आया कि एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनके मैसेज अलग अलग होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है। ये बात हमने कही, और ये तब कही थी जब हमने आइसोटोप्स को डिस्कवर करवाया। आइसोटोप्स को जब डिस्कवर करवा लिया तब हमने उसकी कीड़ा ये भी निकाली। और नो एक्सप्लेनेशन फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, इसने कहा था ना केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम सबसे पहले सेपरेट होते हैं, एलिमेंट से भी बाद में इकट्ठे कंबाइन करते हैं तो नए कंपाउंड बन जाते हैं। अब वो एटम्स आपस में मिलकर नए कंपाउंड तो बनाएंगे, लेकिन उनमें बॉन्ड कौन सा बनेगा, केमिकली वो कैसे कंबाइन कर जाते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वो डाल्टन ने नहीं दी। अब ये बातें डाल्टन की लिमिटेशंस के बारे में, डाल्टन के अच्छे काम भी हैं, डाल्टन की वजह से हम पीरियोडिक टेबल को बनाने के काबिल हुए। डाल्टन ने अपना गैसेस के बारे में ना लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताई, सबसे बड़ा काम था। डाल्टन की केमिस्ट्री के अंदर बड़ा मेजर रोल है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, फिलहाल फिलहाल वक्त के साथ साथ हमने जब देखा ना एटम के अंदर हमें तीन तरह के पार्टिकल्स मिले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स सोचा जाता है कि वो किसी एटम में होते हैं। मोर देन 100 पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। लेकिन हम बुनियादी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तीन है, तीन को बात करने जा रहे हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लिखने का स्टाइल चेक करें, हम प्रोटॉन को P+1 से भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोटॉन के ऊपर ना 1 और नीचे भी 1 लिखा हुआ। अब ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी जरा समझें। ये जो ऊपर वाला 1 है ना, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, ये ना मास को रिप्रेजेंट करता है, मास को। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। सो अब एक बात समझे, अगर मैं न्यूट्रॉन का मास बोलूंगा तो ये 1 है, 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ ले, ये 1 AMU समझ ले। अच्छा, और इसका मास तो 1 होगा लेकिन चार्ज 0 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे इसका जो मास है ना, हम नियरली इक्वल टू मानते हैं 0, बहुत कम होता है। क्यों बोला, दिस इज द रिलेटिव मास। अब इलेक्ट्रॉन का हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में मास बहुत कम देखते हैं, दैट इज व्हाई हम इसका मास 0 मानते हैं। और सो इसका जो चार्ज है वो -1 होता है। तो ऊपर मास है और नीचे हमारे पास क्या होगा, चार्ज। यही बात है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप लोग रहिएगा। मैं सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर ना सबसे पहले मैं किस मार्कर से लिखूं, इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के। चलें, मैं आपको पहले से कहानी सुनाता हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले ना, इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। एक साइड पे मैंने लगा दिया वैक्यूम पंप, लगा दिया वैक्यूम पंप, और मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना गैस भरी हुई है, और ये वैक्यूम पंप ना एडजस्ट करने के लिए कि इसमें कितना प्रेशर एडजस्ट किया जा सकता है, प्रेशर गैस को निकाल सकता है ताकि प्रेशर कम हो जाए, और गैस को हम बढ़ भी सकते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा हो। ओके, ये मेरे पास ना 2 इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसको बोलेंगे मैं कैथोड बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, एनोड बोलूंगा। अब ये वाला मेरे पास हो जाएगा कैथोड, ये आ गया कैथोड, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द एनोड। एक होगा कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे हम जानते हैं सारे के सारे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे हम जानते हैं कि क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इस केस के अंदर ये होता है। अच्छा, अब कहानी समझने का। अब आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा के आपने इसमें से गैस को बाहर निकाला। तो मैं क्यों निकालने लगा वो भी समझो। अब हमारे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, होना ये चाहिए कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकल के इस एनोड के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पाते।
क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हैं, उनका रश पड़ा हुआ इतने ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए जगह नहीं प्रोवाइड करते, रास्ता नहीं मिलता। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कैथोड से कभी भी एनोड तक नहीं जा पाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके अंदर जो है ना, आपको इसके अंदर जो प्रेशर है किसी गैस का वो कितना हो, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा लेस देन 0.01 टर्म। आपको इतना प्रेशर एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इतना प्रेशर एडजस्ट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल यदि कम हो गए हैं, जब वो कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ से निकलेंगे, वो एनोड पे जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एनोड पे जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, कैथोड से जाएंगे तो एनोड के ऊपर, और यहाँ पे आपको फ्लोरेसेंस मिलेगी, आपको ग्लो नजर आएगा, चमक नजर आएगी, चमक नजर आएगी, फ्लोरेसेंस मिलेगी, ग्लो नजर आएगा, और ये हो जाएगा। अच्छा, जब ये सब कुछ होगा तो हमें यहाँ पे एक ग्लो नजर आएगा, हमें फ्लोरेसेंस नजर आएगी, फ्लोरेसेंस मिलेगी, यहाँ पे ग्लो नजर आएगा। अच्छा, ये ना लॉजिक समझते हैं कि इसके बारे में ये क्या था। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये चूंकि कैथोड से रेडिएशन निकल रही है इसलिए इनका नाम है कैथोड रेज। हमने इसका नाम रख दिया कैथोड रेज। दूसरी बात, अब ये कैथोड रेज डिस्कवर किसने की? कैथोड रेज को डिस्कवर करने के लिए कई साइंटिस्ट आए, प्लकर आया, गोल्डस्टीन आया, विलियम स्टोक्स आया, जे थॉमसन आया, और इसके अलावा कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके मैं नाम आपसे नहीं लेना। कई ऐसे साइंटिस्ट ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। अच्छा, अलग अलग वे में अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम किया। अच्छा, अब उसमें करना क्या है? हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ना सबसे मेन काम जिसका था वो था जे थॉमसन का, जे थॉमसन का। बच्चों, आप लोगों के लिए हम सारा क्रेडिट जे थॉमसन को क्यों देने जा रहे हैं? देखिए ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर कई साइंटिस्ट का हाथ है। अब वो उनको क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट हम सारे का सारा दे रहे जे थॉमसन को। क्यों? इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि जे थॉमसन ने, जब प्लकर आया या गोल्डस्टीन आया, जब यहाँ पे विलियम ब्रूक्स आया, उन्होंने भी यही काम किया था, लेकिन उनको यहाँ पे रेडिएशन मिली, और रेडिएशन जब मिली ना तो इसमें ग्लो पैदा हुआ, चमक पैदा हुआ। अब वो जो चमक पैदा हुई ना, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब वो जस्ट देखा कि यार ये पैदा चमक हो रही है। अब वो जो लाइट पैदा होती है, जो रोशनी पैदा होती है, उनको लगा या तो ये वेव है, यानी लाइट है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, उस जमाने में ख्याल था, या तो ये वेव है या फिर ये कोई पार्टिकल है जो यहाँ से निकल के वहां पे जाकर टकरा रहे और चमक पैदा हो रही है, रोशनी पैदा हो रही है। दो बातें, या तो ये वेव है या तो ये पार्टिकल है। कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था, ना ही किसी को इसके बारे में पता था। तो जे थॉमसन ने ना सिर्फ इनको डिस्कवर करवाया बट आल्सो इसके बारे में कई प्रॉपर्टीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए हम सारा क्रेडिट जे थॉमसन को देते हैं। और जे थॉमसन ने ना अपना मेजर काम किया था 1897 को, सो इसके ऊपर हम सारा क्रेडिट इसी को देते हैं। तो लकर था, गोल्डस्टीन था, विलियम स्टोक्स था, और कई साइंटिस्ट थे। जे थॉमसन में से मेजर काम कर दिया। जे थॉमसन ने ना इन रेडिएशंस के बारे में एक बात बोली, उसने कहा दीस आर द कॉर्पस्कल्स। वो क्या होता है? दीस आर द कॉर्पस्कल्स। अच्छा, कैथोड रेज का मतलब है हाई एनर्जी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, हाई स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो मूव करते हैं। सो ये मतलब इन्होंने कहा था, मतलब कैथोड रेज के रिलेटेड हम ये बात जानते हैं। अच्छा, जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने ना उसने इसको नाम दिया था कॉर्पस्कल्स का, कॉर्पस्कल्स। अब व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पस्कल्स? इस लफ्ज का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, यानी एक तो क्लियर होगा कि ये पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरी बात ये होता है पार्ट ऑफ एन एटम, पार्ट ऑफ एन एटम, ये किसी एटम का पार्ट होता है। अच्छा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जरा एक बात और भी समझे, और वो बात कुछ यूं है, अगर ये एटम का पार्ट है तो फिर इसका मतलब कहानी इसके अंदर इसके अलावा कोई और भी चलती है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि अगर आपके पास एक सिंपल एटम है और ये उसका अगर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद अगर उस एटम के पास ना, अगर उस एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन है, और ये वो गैस का एटम है जिसके अंदर आपने फिल की हुई है। अच्छा, अब यहां से जा रही है कैथोड रेज। ये कैथोड रेज वो है जो यहां से कैथोड से निकल के जा रही है, और रास्ते में कोई यहाँ पे पड़ा हुआ, फर्ज करे यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये यहाँ से जाकर टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसको नॉक आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और वो खुद रेडिएशन कहाँ चली जाएगी? आगे।
अब इस एटम का चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और ये कैटाइन बन जाएगा। अब ये एटम क्या बन जाएगा, रिजल्टिंग ये क्या बनेगा, रिजल्टिंग ये बनेगा कैटाइन, कैटाइन ये तो बन गया कैटाइन। अब होता क्या है, अब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन तो वो था जो कैथोड रे से आया, एक इस एटम का निकल गया, तो इसके अलावा अब ये जब एटम में से निकलेगा ना तो ये भी इलेक्ट्रॉन भागा भागा जाएगा और एनोड की तरफ चला जाएगा। ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाएंगे। और इस गैस के अंदर एक एटम नहीं है, कई लाखों करोड़ों एटम्स हैं, मतलब कई एटम मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं। अब वो एटम सारे के सारे अगर उनके इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे तो जब वो यहाँ से निकल के एनोड की तरफ जाएंगे तो वहां से तेज रोशनी मिलेगी, यहाँ एक चमक पैदा होगी, ये ग्लो पैदा होगा, ये फ्लोरेसेंस पैदा होगा। और ये बात ना जे थॉमसन ने बोली। जे थॉमसन ने इसके बारे में जो रेडिएशंस निकली ना या जो चमक पैदा हुई उसे कहा दीज आर द कॉर्पस्कल्स, ये कॉर्पस्कल्स हैं, मतलब ये पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम से ही निकले। ये जे थॉमसन के बारे में बात हुई। अच्छा, उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने इन्हीं कॉर्पस्कल्स के बारे में, इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में उसने डिस्कवर किया इनकी ई ओवर एम वैल्यू। उसने ई ओवर एम वैल्यू के लिए ये ऑपरेटर लगाया, इसके अंदर यहाँ पे अपने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई हुई है और जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर जो ही ये कैथोड रेज जाती है, टकराती है तो चमक पैदा होती है। दैट्स व्हाट ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास एक मतलब डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसके अंदर ना यहाँ से कैथोड रेज निकलती, यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी और ये सीधी भी चली जाती और ये कैथोड रेज आई यहाँ से और ये आती है यहाँ पर टकराई। और मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कैथोड रेज यहाँ से निकल के पॉइंट नंबर P1 पे टकराती, P1 पे, तो वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाती। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर ना लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने रखवा दी पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट और यहाँ मैंने नेगेटिव प्लेट रखवा दी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये भागी भागी जाएंगी और ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ना मैंने इसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करवाया, मैंने इसके साथ साथ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया और जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये वो रेडिएशन थी, वो इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, वो नीचे आके टकराई, यहाँ पॉइंट P2 से टकरा रही है, यहाँ पॉइंट P3 से टकरा रही है और यहीं से उसने एडजस्ट करके इसकी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एडजस्ट करके मैग्नेटिक फील्ड की पावर इसे E ओवर m की वैल्यू निकाली और जो इसने E ओवर m की वैल्यू निकाली दैट इज इक्वल टू E ओवर m की वैल्यू निकाली इज इक्वल टू 1.7588 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है अगर आपके पास ना 1 किलो इलेक्ट्रॉन हो और उनके ऊपर चार्ज कितना होगा 1.7588 10 की पावर 11 कूलम चार्ज उनके ऊपर होगा। इस टर्म का मतलब ये निकाला किसने था, जे थॉमसन ने निकाला। जे थॉमसन ने ना इसके अलावा जे थॉमसन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कई गैसेस को निकाला और फिर नहीं भरी। अब उसने यके बाद देखिए बार बार गैसेस बदलता था और हर दफा उसने हर गैस के लिए अलग अलग ई और एम की वैल्यू को फाइंड किया और जब ई और एम की वैल्यू सबके लिए फाइंड की तो उसने एक नतीजा निकाला, रिजल्ट ई और एम वैल्यू इज द सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस का मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ गैसेस को यूज करके उसने देखा कि ई और एम की वैल्यू सबके लिए सेम है। अब ये सेम उस वक्त हो सकती है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स जा रहे हैं वो सबके सेम हो, उनका मास भी सेम हो और उनका चार्ज भी सेम हो। जब E का मतलब चार्ज, नीचे M का मतलब मास, जब चार्ज टू मास से दोनों का सेम होगा तो वैल्यू भी सेम आएगी। यही से उसने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब हुआ कि हर गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सबके सेम है। इसका मतलब है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जो गैसेस होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की टर्म मैंने फिर बताया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बोला, उसने कॉर्पस्कल्स का लफ्ज बोला, कैथोड रेज भी हमने उस जमाने में बोला, लेकिन ना असल में जो इलेक्ट्रॉन्स का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया वो स्टोने ने इस्तेमाल किया। स्टोने ने यूज द टर्म इलेक्ट्रॉन। स्टोने ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की टर्म यूज की, इलेक्ट्रॉन, ये वो वाहक था जिसने इलेक्ट्रॉन की टर्म यूज किया, ये इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन्स की एक और प्रॉपर्टी भी है, आप लोगों ने लेट्स सपोज कि यही डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने सारा कुछ अप्लाई कर दिया। अब लेट्स सपोज कि ये कैथोड है और ये एनोड है, कैथोड से रेडिएशन यहां से निकलेगी और डेफिनेटली एनोड की तरफ जाएगी
और जब ये रेडिएशन यहाँ से निकल के जा रही है तो इन्होंने जब यहाँ से इधर जाना है तो इसके रिश्ते में मैंने पैडल व्हील लगा दिया। जैसे ये मूव करती है तो पैडल व्हील घूमता है। अब पैडल व्हील क्यों घूम रहा है? पैडल व्हील इसलिए घूम रहा है कि वो शो करवाना चाहता है अपने इस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज का मास होता है और उनकी वेलोसिटी होती है। दीज आर नॉट ओनली वेव्स या रेडिएशंस या ये कोई आम रेडिएशन नहीं है, ये ऐसी रेडिएशन है जिनका मास होता है और उनकी वेलोसिटी भी होती है। सो दीज रेडिएशंस कैरी मोमेंटम, ये बात हम करना चाहते हैं। इन रेडिएशन का मोमेंटम होता है, जब ये जाती है स्मॉल पैडल व्हील घूमता है, जब वो घूमता है इसका मतलब है कि इनकी वेलोसिटी भी है और उनका मास भी है। इसका मतलब दी इलेक्ट्रॉन्स सॉरी कैथोड रेज कैरी मोमेंटम, दे हैव मास एंड दे हैव वेलोसिटी, इस बात पे। उसके बाद ना हमने यहाँ से अपरेटस लगाया दोबारा, ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज से जब रेडिएशन यहाँ से निकलती है और निकल के हमने आगे कनकेव सरफेस लगाते हैं। इस कनकेव सरफेस लगाने का मतलब क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि ये सारी रेडिएशन को ये जा कर दे, ये पिज्जा कर, ये यहाँ पे जाके टकराएगा। अब ये एनोड था, एनोड के साथ हमने ना एक्सटेंशन लगा दी और यहाँ पे हमने ना कोई मेटल लगा दिया, मेटल एनोड, मेटल एनोड, इसको बतौर एनोड के तौर पे इस्तेमाल किया। अब होता क्या? होता ये है जब हमने यूं लगाया ना तो यहाँ से ना कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। इन रेडिएशंस को हमने नाम दिया दीज आर कॉल्ड एक्स-रेज। इसका मतलब ये होगा कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद अ हेवी मेटल एनोड। एक बात हो, ये मेटल जो है ना आपका एनोड वाला, ये हैवी है, मतलब इसका मास ज्यादा है, तो ये एक्स-रेज जो है ना ये बाद में इसके ऊपर टॉपिक है पूरे का पूरा, तो एक्स-रेज बाद में समझा दूंगा। इसका मतलब आपको सिंपल बात क्या समझनी है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज। अगली बात, कैथोड रेज जो है ना ये, अच्छा अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ ना तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर इसका इमेज बन रहा है। अगर मैं लेट्स सपोज की बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ से कैथोड रेज जा रही है और आगे मैं उसके सामने कोई ओपाक ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो ये लाइट वो वेव्स इसमें से पास तो नहीं करेगा, वो जो खाली स्पेस बचेगी उसमें से पास करेगा, इसका इमेज बनेगा पीछे। जब कैथोड रेज को हम स्ट्राइक करते हैं किसी ओपाक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो उसका इमेज बनाती है। इसका मतलब कैथोड रेज जो इमेज बनाती है वो इस बात की इंडिकेशन है कि दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज रैंडमली मूव नहीं करती बल्कि दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कैथोड रेज जो है ना ये these rays मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज मूव करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात, ये शैडो प्रोड्यूस करती है स्टेटमेंट। इसके अलावा और कई बातें हैं मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेरी चंद एक इंपॉर्टेंट बातें नई बातें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैथोड रेज, अच्छा अभी हमने सीखा था कैथोड रेज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, वो रास्ता चेंज करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करता है। एक बात और याद रखें, हर चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो करता है। एवरी चार्ज पार्टिकल शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास चाहे प्रोटॉन है चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज सो दे डू नॉट शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, एक वर्ड होता है डिफ्लेक्शन का, एक वर्ड होता है आयनाइजेशन का और पेनिट्रेशन का। वो सारी बातें आपको आगे भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें टर्म सीखनी है, वो सीखे कौन सा। अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे है पार्टिकल्स, सोचिए पार्टिकल्स कौन से हैं। जो मेरे पास पार्टिकल्स है ना वो ये एक तो पार्टिकल है न्यूट्रॉन है, वो तो चला गया सीधा। दूसरी बात, मेरे पास पार्टिकल है, अब ना बात करते हैं प्रोटॉन की। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स लगाता हूँ, यहाँ पे इधर मैं नेगेटिव प्लेट्स लगा दूं तो फिर क्या बनेगा? फिर जो प्रोटॉन्स होते हैं ना चलो मैं इधर पहले नेगेटिव प्लेट्स लगाता हूँ, इधर पॉजिटिव प्लेट्स लगाता हूँ, दोनों के बारे में सिखाता हूँ। अगर मैंने इधर लगा दिया नेगेटिव प्लेट्स, इधर मैंने लगा दी पॉजिटिव प्लेट्स, तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेंगी। चलें जी, आपके पास जो प्रोटॉन था वो चला जाएगा इधर, उसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्शन शो करेगा दैट इज लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन।
इस डायग्राम ने आपको कई बातें गोल गोल के बतानी है, वो बातें सीख ली हम, वो बातें सीख ली। देखिए आपके पास पार्टिकल पहले सीधे आ रहे हैं, आपने जैसे ही उनके पास ना उनके रास्ते में जैसे ही आप लोगों ने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गए, आइदर वो पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करे। अच्छा, इसलिए ना इनके दरमियान में ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और इसका जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा, किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है, किसका ज्यादा। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं वो ये है, मेरे पास ना ये प्रोटॉन है और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है। गौर करें, आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों क्यों? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाय मास, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। इस एक बात समझो, जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होता है। जब चार्ज सेम है, साइन की बात छोड़ो, चार्ज सेम है तो मतलब चार्ज की इफेक्टर काम नहीं करेगा। अच्छा दूसरी बात मास, एक बात, इसने डिफ्लेक्शन ज्यादा शो की है, जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका मास कम, जिसकी डिफ्लेक्शन कम उसका मास ज्यादा। इसका मतलब हुआ प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा। कितना? 1836 गुना ज्यादा, 1836 गुना प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। जब इसका मास ज्यादा है तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन कम होगी। सो मैं एक बात लिखूंगा, जो प्रोटॉन का मास होता है is 1836 times greater than इलेक्ट्रॉन। चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन से मास ज्यादा है, चूंकि मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अच्छा एक बात और सीखो, एक बात, मैं ना मैं अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करूंगा। मुझे बात करनी है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, ये तो इसके बराबर होगा। मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मैं इसको ना ऐसे भी कहूंगा, ये चीज चेक करें, ये ऊपर वाले के उल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या मतलब? मतलब समझना है, सिखाता हूं मैं, सीखिए। देखिए एक ना एक सड़क है सीधी जा रही है, और ना एक साइकिल वाला है, साइकिल वाले की स्पीड जो है ना वो 40 है, 40 मीटर पर सेकंड समझ लें। साथ में ईंटों का ट्रक जा रहा है, उसकी भी सेम स्पीड है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। अचानक रास्ते में मोड़ आ गया, जब रास्ते में मोड़ आ गया तो यानी सीधी सड़क है, अचानक रास्ते में मोड़ आ गया। जब रास्ते में मोड़ आएगा तो दोनों की स्पीड सेम है, दोनों जा रहे हैं, अचानक का इन्होंने अपना रास्ता चेंज करना है। आप बताएं सबसे पहले कौन टर्न करेगा? सबसे पहले कौन? स्पीड सेम है, कौन टर्न करेगा? साइकिल वाला, उसके बाद ट्रक वाला। मैं टर्न सिखाता हूं आपके पास ये रोड था, अचानक से ये चीज ऐसे हो गया, अचानक से ये रोड ऐसे हो गया। अब गौर करें, ये था साइकिल वाला और ये है आपके पास ईंटों का बड़ा ट्रक है। अब ये जाएगा साइकिल वाला, तो ये जाके ना ऐसे टर्न कर देगा। इसकी बात करेंगे तो ये जाके टर्न आराम से नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे टर्न करेगा, और माइट बी पॉसिबल वो दीवार से ही टकरा जाए। अच्छा अब नहीं काम करना है, आपने डिफ्लेक्शन का मतलब समझना है। जिसका रास्ता ज्यादा चेंज हुआ है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा। किसका रास्ता ज्यादा चेंज हुआ? इसका, साइकिल वाले का। सो जो साइकिल वाला है, साइकिल वाले की डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जो ट्रक वाला है उसकी डिफ्लेक्शन कम, उसकी डिफ्लेक्शन कम। सो इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा, उसकी डिफ्लेक्शन कम। जितनी ज्यादा बेंडिंग उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी कम बेंडिंग उतनी डिफ्लेक्शन कम। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अच्छा आप ना इस साइकिल वाले का जो कि ये कर्व हो गया, आप इसको यहाँ पे एक सर्कल बनाएं, इसका सर्कल बनाएं। मैं इसका एक सर्कल बनाऊंगा तो लेट्स सपोज कि इसका सर्कल ये बनेगा। आप इसका भी सर्कल बनाएं ऊपर, तो उसका सर्कल बनाऊंगा तो लेट्स सपोज उसका सर्कल बनेगा ये वाला। मतलब इसको ऐसे घुमा के सर्कल बनाना ना, इसको भी घुमा के सर्कल बनाए। जब इसका सर्कल बनेगा बड़ा बनेगा, और इसका सर्कल क्या बनेगा? छोटा। अच्छा ये सर्कल बन गए। इन सर्कल में से आपने अब क्या करना है,
अब आपने ना इसका यहां से लेके यहां तक रेडियस फाइंड करें, और बड़े वाले सर्कल का भी आप लोग ना बड़े वाले सर्कल का यहां से लेके यहां तक रेडियस फाइंड करें। किसका रेडियस ज्यादा है? रेडियस ज्यादा उसका है जिसकी बेंडिंग कम हुई, जिसकी डिफ्लेक्शन कम उसका रेडियस ज्यादा, जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा उसकी रेडियस कम। इसका मतलब ये हुआ रेडियस और डिफ्लेक्शन आपस में इनवर्स रिलेशन है। दूसरी बात, ये एंगल है, ये रेडियस है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिसकी बेंडिंग इसकी बेंडिंग कम हुई है ना, ट्रक वाली बेंडिंग कम, डिफ्लेक्शन कम, तो डिफ्लेक्शन कम तो रेडियस ज्यादा, ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है। और यही बात मुझे यहाँ पे आपको सिखानी थी, जो आप लोगों ने अगर सीखी है तो आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना मिलिकन आयल ड्रॉपलेट भी आया। मिलिकन आयल ड्रॉपलेट ने आते ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाला। चार्ज कैसे निकाला? चार्ज से निकाला, उसने कितना ऑयल ड्रॉपलेट लिया, सॉरी इसमें ड्रॉपर लिया, और ये एटमाइजर है, इसमें उसने ऑयल वगैरह भरा और उस ऑयल को यहाँ पे शावर किया। शावर करेगा तो ये दो प्लेटें, इन दोनों प्लेट्स को हमने ना बैटरी के साथ भी जोड़ना था, तो ये मैंने टर्मिनल शो करवा दी। इस ऊपर वाली प्लेट में सुराख है, नीचे वाली प्लेट वैसे ही। अब जब यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिरेगी तो ड्रॉप बड़ा होता है, ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं, ड्रॉप बड़ा होता है, ड्रॉपलेट छोटे छोटे होते हैं। जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं इस प्लेट पे गिरेंगे तो आपस में मिलकर ड्रॉप बन जाएगा। जब ये ड्रॉप बनेगा तो वो ड्रॉप यहाँ पे ऐसा ऐसा नीचे आ जाएगा। जब वो ड्रॉप नीचे आएगा फौरन से हमने यहाँ पे एक्सरे सोर्स अप्लाई करना है। एक्सरे सोर्स अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी इस चैम्बर के अंदर जो गैस हमने भरी हुई है वो आयोनाइज हो जाएगी। जब वो आयोनाइज हो जाएगी तो माइट बी पॉसिबल कि इस ड्रॉप ने अंदर पड़ी हुई गैस में से एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया हो। जब इसने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हमने ना इसको ना पहले नंबर पे ये नीचे गिरता रहेगा, मतलब गिर रहा था ना, तो ये गिर रहा था अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन के खींचने की वजह से नीचे आ रहा था। इसकी वेलोसिटी होगी v1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू mg, जमीन के खींचने की वजह से वेलोसिटी v1। दूसरी बात, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया, हमने यहाँ पे ना दोनों को बैटरी के साथ जोड़ना है प्लेटों को। जब प्लेटों को जोड़ेंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। नीचे वाली पे कौन सा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव खींचेगा तो ये ड्रॉप ऊपर चला जाएगा। फिर जब ड्रॉप ऊपर आएगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना को एडजस्ट करना है, इस तरह एडजस्ट करना है कि ये ड्रॉप ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बल्कि यहीं पे सस्पेंड होकर रहे। फिर हमने इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की निकालनी है, दैट इज v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, और स्मॉल e का मतलब चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन व्हिच द ड्रॉप गेन्स, माइनस mg। ये माइनस करेंगे चूंकि ये वेट का नीचे जाने वाला माइनस करेंगे तो ऊपर आने वाला नेट आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। अब ये सारी बातें मिलिकन के पास, इन सारी बातों के पास, सारी बातों के रिलेटेड उसके पास ना तो था। यहाँ से माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप आप लोगों को बता देगा, इसका मैथ बता देगा ऊपर नीचे आने जाने का, और इसकी वेलोसिटी v1 v2 बता देगा, g की वैल्यू पता है, e मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू बताता है। चार्ज का नहीं पता, सारी वैल्यूज पुट करेंगे चार्ज निकलेगा। जो चार्ज हमने निकाला उसकी वैल्यू क्या निकली? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो निकाला वो निकला 1.50959, 10 की पावर निकला -90 कूलम। ये चार्ज निकला ऑन द इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी ड्रॉप ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो चार्ज डबल था, तीन गेन किए चार्ज ट्रिपल था। बाद में हमने जो मॉडर्न वैल्यू निकाली चार्ज की, जो मॉडर्न वैल्यू है तो वो निकली 1.6022, 10 की पावर -90 कूलम। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द डेड वैल्यू व्हिच मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड गिव अस। जो उसने हमें दी ये वाली वैल्यू बिल्कुल उसके ऑलमोस्ट सेम सेम है। अच्छा, अब बात समझनी क्या है? समझनी ये है, हमने यहीं से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ना आपको पहले ना E/m की वैल्यू पता है। आप लोगों ने पहले E/m की वैल्यू फाइंड की थी, जो जे थॉमसन ने निकाली 1.7588 यहाँ पुट कर 1.7588 10 की पावर 11 और साथ में कूलम, साथ में पर किलोग्राम। आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पुट करें तो मास की वैल्यू आपको चाहिए तो वो यहाँ से मास निकल जाएगा। वो निकालने के लिए आप लोग एक काम करें, वो मैं लिखने लगा हूँ। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6022, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588।
10 की पावर 11 और साथ में कूलम, साथ में पर किलोग्राम। मुझे मैथ निकालना है, मैथ को इधर ले जाओ, उसको लाके डिवाइड करवाओ। सो मैथ आ जाएगा, mass of electron is equal to 1.6022 10 की पावर -19 divided by 1.7588 10 की पावर 11। तो इसका आंसर डेट विल इक्वल टू 9.1095 10 की पावर -31 किलोग्राम। आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं, आप इसको मिलीग्राम में चेंज कर सकते हैं। दिस इज द मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ये सारी बातें हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में चंद बातें हो। इलेक्ट्रॉन का जब आप लोग ना मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हम इसको गिराते हैं प्लैटिनम की फॉइल पे, एल्यूमिनियम की फॉइल के ऊपर, तो ये ग्लो करता है। मतलब कौन वो जिसके ऊपर गिराएंगे तो वहां पे ग्लो करेगा। आप किसी सब्सटेंस के ऊपर ना, मतलब आप एक काम करें, आपके ऊपर ना आप किसी चीज को धूप में रख दें तो वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर आप जब बार बार ये कैथोड रेज गिराएंगे ना, तो वो वहां पे ग्लो करेगा या वो हीट अप हो जाएगा। ऐसे एक बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने इसके अंदर जब देखा ना, तो जब ये यहाँ से कैथोड रेज जाके यहाँ पे टकराई तो ग्लो पैदा होगा, फ्लोरेसेंस पैदा होगा। वो फ्लोरेसेंस का कलर क्या होगा? कलर डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब किस मटेरियल से बनी है। अगर आपकी ट्यूब बनी है लेट्स सपोज सिंपल ग्लास से, तो ग्रीन कलर बनेगा। अगर वो एल्यूमिना से बनी है, एल्यूमिना, तो वो भी एल्यूमिना रेड कलर शो करेगा। लेकिन अगर वो आपकी टी स्टोन से बनी है तो वो येलो कलर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैथोड रेज फ्लोरेसेंस या ग्लो पैदा करते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर द डिस्चार्ज ट्यूब। आप डिस्चार्ज ट्यूब किस चीज की बना रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर ना हमारे पास जो मेन जाना पहचाना नाम आता है वो है गोल्डस्टीन। मैं आपको बात बताता हूँ, याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर भी काम किया। वो कर यही रहा था, लेकिन जब कर रहा था उसको कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई। तो वो ऑब्जर्व क्या हुआ था, उसको पता ये चला था कि जैसे जैसे रेडिएशन ये जाके यहाँ पे टकराती है तो ग्लो यहाँ पैदा होता है, लेकिन कुछ उसी टाइम के ऊपर कुछ रेज वापस आके यहाँ भी ग्लो पैदा करती है। अब वो क्यों कर रही है, ये फिर बाद में इसने डिस्कवर करा गोल्डस्टीन ने। अब गोल्डस्टीन ने किया काम 1886 को, और उसने ना यहां से कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व किया और उनका उसने नाम रख दिया केनाल रेज। अब व्हाई ही यूज्ड द टर्म केनाल। केनाल का मतलब होता है होल, केनाल का मतलब होता है होल, होल का मतलब होता है सुराख। बेसिकली ना हमने यहाँ पे कैथोड ले लिया, यहाँ पे एनोड ले लिया, ये कैथोड है और ये मेरे पास आ गया एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। हुआ क्या, हुआ ये था कि जैसे जैसे कैथोड से देखिए, कैथोड से तो निकले इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और सीधा चले गए, और कुछ गैसेस में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो भी जा रहे हैं। और जब ये सारे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्लो पैदा होगा। ये नहीं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्लो मिलेगा, यहाँ पे ग्लो मिलेगा, यहाँ पे ग्लो मिलेगा, यहाँ ग्लो मिल सकता है, ट्यूब पे ग्लो मिलेगा, ये बातें होगी। लेकिन उसी टाइम के ऊपर उसने जब ये भी देखा कि कुछ रेडिएशन ऐसी भी है जो सीधी आ रही है और आके उसने ग्लो पैदा कर दिया इसकी बिल्कुल बैक साइड पे। अब इसका तो नहीं बनता। उसने चेक किया कि मैंने कैथोड यूज किया है होल वाला, सुराख वाला। आप चूंकि सुराख वाला है, इसका मतलब कैथोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इसका मतलब कोई पॉजिटिव रेडियस इसकी तरफ आई है जिन्होंने आके टकराया पीछे। देखिए ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसके पास कौन सी चीज जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव ही जाएगी ना। तो इसने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज आया तो टकराया। कहां से आया पॉजिटिव चार्ज, सुने, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव रेज गई और उन्होंने जाकर कहां से आई वो पॉजिटिव रेज, वो भी सोचे। मेरे पास ना ये एक था एटम, इस गैस के अंदर पड़ा हुआ, उसका न्यूक्लियस है, ये उसके पास ना, ये उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इमेजिन करें, जब यहां से कैथोड रेज जा रही है, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दिया और खुद वो चलेगी यहाँ पे, तो इस एटम के, ये एटम कौन सा हो गया, कैटाइन बन गया, आयोनाइज हो गया ना, कैटाइन बन गया। जब ये कैटाइन बन गया तो इसमें चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज। और दिस, ये जो प्लस चार्ज बना ना, ये जो कैटाइन बना, ये एक एटम नहीं बना, ये लाखों करोड़ों एटम्स बन गए, वो कैटाइंस बन गए। कैटाइंस, वो सारे के सारे कैटाइंस
कैथोड की तरफ मूव करेंगी और जाके गोल में से गुजरेंगे, पीछे जाकर टकराएंगे, फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं और यही गोल्ड स्टेन में बात होता है। ये इसकी प्रोडक्शन का तरीका है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इस तरह मेथड के साथ प्रोड्यूस होगा। अच्छा, कुछ बातें इसके बारे में और मजीद करना चाहिए, तो वो मजीद बातें हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं। इसकी ई ओवर एम के बारे में बात करें। इसकी हमने ई ओवर एम की वैल्यू फाइंड की। अच्छा, ई का मतलब चार्ज, एम का मतलब मास होता है। अच्छा, एक बात सुने ना, ये कैटायन बना किससे बना? गैस का बना, गैस का बना ना। अब जो गैस है, अगर आप हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन गैस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन बच गया। अगर आप हीलियम ले ले, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन एक निकाल दो तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, मतलब वो आपके पास पॉजिटिव रे तो बन गई, लेकिन उसका मास क्या होगा? ज्यादा। आप ना लिथियम ले लो, लिथियम का मास ज्यादा, बेरिलियम का मास और ज्यादा, बोरॉन का मास और ज्यादा, कार्बन का मास और ज्यादा। आप कोई भी गैस यहाँ भरोगे ना, जो भी गैस भरोगे, हर एक से प्रोड्यूस होने वाली पॉजिटिव रेस बदलती जाएगी। क्यों? उनका मास बदलता जाएगा। जब उनका मास बदलता जाएगा बच्चों, जब उनका मास बदलता जाएगा तो ई ओवर एम की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी? नहीं रहेगी। उसको पता चला कि ई ओवर एम की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ गैसेस के लिए ई ओवर एम की वैल्यू मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि हर गैस की जो पॉजिटिव रेस बनने वाली है, हर गैस से वो अलग है, उनका मास अलग है। और मैं आपसे ना बात करूंगा बाद में ना चल के, हमें रदरफोर्ड ने उसने ना हाइड्रोजन एटम के बारे में कहा कि जब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो बाकी उसके पास प्रोटॉन बचता है। मतलब ये है कि उसने जो सबसे मतलब छोटा था, यानी कि हाइड्रोजन एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन जब निकला था वो पीछे प्रोटॉन था, तो रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन की टर्म को इस्तेमाल किया, हु टर्म, किसने प्रोटॉन की टर्म को इस्तेमाल किया? रदरफोर्ड ने। लेकिन कैथोड रेस, केनाल रेस, सॉरी, पॉजिटिव रेस या फिर केनाल रेस को पॉजिटिव रेस भी कहते हैं। पॉजिटिव रेस या केनाल किसने डिस्कवर करवाई? गोल्डस्टीन ने करवाई। लेकिन जो प्रोटॉन का लफ्ज़ था वो किसने डिस्कवर करवाया था? वो रदरफोर्ड ने पहले बताया। अच्छा, एक बात है, चूंकि अभी अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर चुके हैं, हमने बात एक बड़ी बहुत बड़ी बात की थी यहाँ पे, मास के बारे में कहीं लिखा था। हाँ, ये प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज्यादा है देन इलेक्ट्रॉन। जब अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है, अगर प्रोटॉन का मास, आप ना ई ओवर एम की वैल्यू प्रोटॉन की भी निकाल लो, आप इलेक्ट्रॉन की भी निकाल लो, बताएं किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? जिसका मास कम होगा। जब मास कम होगा तो ई ओवर एम की वैल्यू ज्यादा होगी। अब मास कम किसका है? प्रोटॉन मास इज इट, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ई ओवर एम की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की क्या होगी? कम। इसका मतलब ये हुआ ई ओवर एम की वैल्यू पॉजिटिव रेस की कम है और इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है। तो ई ओवर एम वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेस इज ग्रेटर, सॉरी, ई ओवर एम की वैल्यू पॉजिटिव रेस के लिए कम है, इज लेसर देन इलेक्ट्रॉन। ई ओवर एम की वैल्यू पॉजिटिव रेस की इलेक्ट्रॉन से कम है। रीजन क्या है? रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, मास कम है तो ई ओवर एम की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई ये आप लोगों को समझ में। अच्छा, आप ना मुख्तलिफ गैसेस को यूज करें, हर गैस का मास अलग अलग है। सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन गैस का। अगर मास सारी पॉजिटिव रेस निकाल ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सबकी निकाल ले, उन सब में से सबसे कम मास हाइड्रोजन का है। इसका मतलब पॉजिटिव रेस जितनी भी हैं उनमें से सबसे ज्यादा ई ओवर एम की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन की, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की ई ओवर एम की वैल्यू सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी ऑल द पॉजिटिव रेस। इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन हैज मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू अमंग पॉजिटिव रेस। अब ना बात करने वाले हैं, ये जो पॉजिटिव रेस होती है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और हर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। तो दे शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये पेनिट्रेशन भी करते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है,
मतलब अगर सरफेस है तो इस सरफेस में से आपने चार्ज पार्टिकल को गुजारना है, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन कर जाते हैं आमतौर पर, तो वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन न्यूट्रॉन, उनके पास चार्ज नहीं होता, वो इजीली पेनिट्रेशन पावर उनकी बहुत ज्यादा होती है, डिफ्लेक्शन नहीं होती। यही मैंने लिखी है। और आयनाइजेशन, एवरी चार्ज पार्टिकल व्हिच हैव सफिशिएंट एनर्जी कैन आयोनाइज गैसेस। हर चार्ज पार्टिकल गैसेस को आयोनाइज कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बोथ आर चार्ज पार्टिकल, दे कैन आयोनाइज गैसेस। तो वो मैंने बात यहाँ पे लिख दी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर पहले कह दिया था। उसने कहा था कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी चीज भी है जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर होगा और उसमें चार्ज नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो ही हम एटम के मैसेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर मैसेज एक्सप्लेन नहीं होता। 1920 में रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन कर दी। बाद में 1932 में चैडविक ने आके न्यूट्रॉन को डिस्कवर करवाया। कैसे करवाया समझे। ये वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, उसमें हमने पोलोनियम का सोर्स लगाया। पोलोनियम का सोर्स रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब रे एमिटिंग, इसमें रेडिएशन निकलती है। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, पॉजिटिव रेज हो सकती है, कुछ भी। लेकिन यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल को एमिट कर, बट अल्फा पार्टिकल जिनमें +2 चार्ज हो, और वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो ये यहाँ से एमिट होती है। आगे हमने बेरिलियम का टारगेट लगाया हो, तो बेरिलियम के टारगेट से जैसे ही टकराती है, तो उसके बाद कुछ रेस बनती है। वो आगे चार्ज डिटेक्टर भी लगाया। चार्ज डिटेक्टर हमें ये कहता है कि जो रेस बन रही है ना, उन पर चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज है। इसका मतलब है रेस भी बन रही है, चार्ज भी नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल रेस। तो हमने ना हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम टारगेट के ऊपर, तो कार्बन बनता है, साथ में न्यूट्रॉन बनता है। यही न्यूट्रॉन था जो चैडविक ने डिस्कवर करवाया। न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकता। आपसे एक लॉजिकली क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज़ न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। चार्ज होगा, आयनाइजेशन भी होगी, डिफ्लेक्शन भी होगी। चार्ज नहीं है, आयनाइजेशन भी नहीं है, डिफ्लेक्शन भी नहीं है। कैन नॉट शो डिफ्लेक्शन। कुछ होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, कुछ होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग का मतलब है जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम स्पीड होती है, वो स्लो मूविंग है। जिनकी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा स्पीड होती है, उनको बोलते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। आखिरी बात, इनको न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।